मैंने आपको 1935 के अधिनियम के बारे में बताया और ये मेरा संविधान में 12वां लेक्चर है। आज मैं संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और थोड़ा व्याख्यात्मक लेक्चर दूंगा। इस चीज़ को समझना होगा कि संविधान सभा का मतलब क्या है, इसका इतिहास क्या है और भारत में कैसे बनी। तो पहली बात, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल उठता है ये संविधान सभा है क्या? आप गूगल पे या कहीं भी जाएंगे तो संविधान सभा का मतलब है कि ऐसे लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा जो संविधान का निर्माण करते हैं या संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। यानी संविधान सभा ऐसे लोकप्रिय निर्वाचित लोगों की सभा है जो संविधान बनाना चाहते हैं या संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो अगर हम संविधान सभा के इतिहास पर नज़र डालें तो यह विचार वास्तव में इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड में इस संविधान सभा की संकल्पना का उदय हुआ था जब वहाँ समानता की बातें की गई थीं। लेकिन व्यवहारिक रूप में संविधान सभा जो है सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में बनी थी। इंग्लैंड में इसका विचार आया था लेकिन सबसे पहले व्यवहारिक रूप से ये अमेरिका और फ्रांस में बनी। अर्थात भारत से पहले ये संकल्पना इन देशों में जन्म ले चुकी थी। यानी संविधान सभा का उदय भारत से पहले अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में हो चुका था। अब अगर हम भारत की बात करें तो वैसे भारतीय संविधान की कल्पना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने 1895 के स्वराज बिल में की थी। यानी कि पहली बार 1895 के स्वराज बिल में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। इस स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने यह मांग की थी कि अंग्रेज़ों के अधीन भारतवर्ष का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए। अर्थात उन्होंने इस स्वराज बिल में जो 1895 में आया था मांग किया था कि अंग्रेज़ों के अधीन जो भारतवर्ष है उसका संविधान स्वयं भारतीय द्वारा ही बनाया जाए। मगर आप समझ गए, मात्र यह एक मांग थी। 1895 में इस मांग का पूरा होना तो असंभव था। 1922 में गांधी जी ने भी इस बात को कहा था कि भारतीयों का अपना संविधान होना चाहिए। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। भारतीय संविधान का बीज इस नेहरू रिपोर्ट में दिखाई देता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई नेहरू रिपोर्ट को हम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। यानी कि इसी को हम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट मानते हैं जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट है। अब ये नेहरू रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में आप जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी यहाँ चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का हमारे संविधान में एक महत्व है, खासकर संविधान के इतिहास में। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया था, अब देखिए साइमन कमीशन की संकल्पना 1919 के अधिनियम में थी। 1919 के अधिनियम में ये कहा गया था कि हर 10 वर्ष पर भारत में प्रशासनिक और संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए एक आयोग बनेगा। तो उसी 1919 की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रशासनिक सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन बना था, जो कि 1928 में आया था। तो जब साइमन कमीशन भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन की जांच करने आया था कि ब्रिटिश शासन का भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सब के सब ब्रिटिश लोग थे। तो उसका बड़ा विरोध हुआ। तो जब विरोध हो रहा था तो उस समय भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे। तो लॉर्ड बर्केनहेड ने 1927 में ही भारतीयों को चुनौती दे दी थी कि वे स्वयं अपना ऐसा संविधान बनाएं जो सभी भारतीयों को मंजूर हो। उनका ये मानना था कि अगर आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं और आप हमारे प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं तो ठीक है, मैं भारतीयों को चुनौती देता हूं कि आप ही अपना ऐसा संविधान बना दीजिए जो सारे भारतीयों को मंजूर हो।
और कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का जो ढांचा तैयार किया गया उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में तो आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में भी नागरिकता, मूल अधिकार और ऐसे कई प्रावधान थे जो आज हमारे संविधान में हैं। नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार से भारतीय संविधान का बीज है, इसीलिए संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व है। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी माना है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था और ये इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। ये आपको पता है कि 1928 में भारतीयों द्वारा बनाए गए किसी संवैधानिक ढांचे को ब्रिटिश कैसे स्वीकार करेगी, संभव ही नहीं था। लेकिन औपचारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग किया था वो मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में किया था। तो इन्होंने इस मांग को बहुत ही व्यापक तरीके से उठाया था। देखिए 1895 में तिलक ने कहा था कि भारत का संविधान बनना चाहिए, लेकिन संविधान सभा की जो संकल्पना है उसका औपचारिक रूप से और व्यवस्थित रूप से मांग किया था मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में। जिस प्रकार इन्होंने संविधान सभा की मांग की संकल्पना औपचारिक रूप से उठाई थी उस तरह किसी ने नहीं उठाया। इसीलिए माना जाता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। मानवेंद्र नाथ राय एक कम्युनिस्ट विचारक थे। मानवेंद्र नाथ राय द्वारा उठाई गई संविधान सभा की यह मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। यानी कि 1935 में संविधान सभा की मांग को कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग घोषित कर दी, यानी वो भी इसका समर्थन कर दी, कांग्रेस भी। अब इसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद का परिदृश्य क्या होगा वो अभी आप देखिएगा। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अगर ये दूसरा विश्व युद्ध नहीं शुरू हुआ होता तो भारत की ना तो आज़ादी की कोई कल्पना कर सकता था और ना ही भारतीय संविधान के निर्माण की बात। तो ये जो आपने संविधान सभा का विचार देखा ये मूर्त रूप में जा कर के परिवर्तित हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। लेकिन अभी हम समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी क्या परिस्थितियां थी और संविधान सभा की मांग किस तरह आगे बढ़ी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने बिना भारतीय मंत्री के अनुमति और परामर्श के ही ब्रिटेन की ओर से भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और आपातकाल लगा दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बिल्कुल भी परामर्श नहीं लिया कि युद्ध में भारत को शामिल किया जाए या ना किया जाए और सीधा सीधा भारत को युद्ध में शामिल करने का ऐलान करके आपातकाल लगा दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि आपको पता है प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और प्रांतों में चुनाव 1935 के अधिनियम के आधार पर हुए थे, मैंने आपको बताया था, और ये चुनाव 1937 में हुए थे। तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस सरकार के मंत्रियों की अवहेलना करके सीधे ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होगा। अब कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने यह कहा कि भारत को विश्व युद्ध में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, लड़ाई ब्रिटेन की है, भारत की नहीं, तो भारत उसमें क्यों शामिल होगा, इसका क्या उद्देश्य है। और यह मांग किया कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया जाए, यानी युद्ध के बाद भारत को आज़ाद किया जाए। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की। इसीलिए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। अब विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का आंदोलन कहीं बड़ा रूप ना ले ले, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को समझाने का प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को समझाने के लिए वायसराय लिनलिथगो को जिम्मेदारी दी। लिनलिथगो ने कांग्रेस को मनाने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इसमें ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में
संविधान सभा और भारत के संवैधानिक विकास पर विचार करने के लिए राजनीतिक यानी भारत के जो भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। यानी कि विश्व युद्ध के दबाव में 1940 के अगस्त प्रस्ताव में यह कह दिया गया कि युद्ध के बाद भारत के संविधान सभा और उसके संवैधानिक विकास पर विचार किया जाएगा। लेकिन जान लीजिए ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि किसी तरह से कांग्रेस को समझाया जाए और वो विश्व युद्ध में सहयोग करे। लेकिन कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। अब क्यों अस्वीकार किया? जिन्ना ने भी यानी मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार किया था। अब क्यों किया था इसकी चर्चा हम जब इतिहास पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन इस पर कांग्रेस सहमत नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी उसे अंतरिम सरकार बनाने का भी अधिकार दिया जाए। तो लिनलिथगो ने सरकार की कोई बात नहीं मानी, यानी लिनलिथगो इस बात पर सहमत नहीं थी कि सरकार बनाया जाए। लेकिन वो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस को मनाने के लिए एक संविधान, भारत के संविधान सभा और संवैधानिक विकास की बात को स्वीकार किया था कि हम युद्ध के बाद भारत के संविधान सभा और संवैधानिक विकास की बात पर चर्चा करेंगे और भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाएंगे इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने इन सब मांगों को ठुकरा दिया। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास में भी। अब 1940 के बाद फिर कांग्रेस को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन में साफ साफ कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा बनेगी। तो इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के माध्यम से संविधान सभा की बात को बार बार ब्रिटिश सरकार ने भी सहमति दी, लेकिन उनका यही कहना था युद्ध के बाद। लेकिन अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों को ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। अब क्यों ठुकराया था इसका ऐतिहासिक विवरण थोड़ा ज़्यादा है जिसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे। लेकिन इस प्रकार आप देख रहे हैं किस प्रकार संविधान सभा के विकास की अवधारणा जो कभी 1895 से धीरे धीरे शुरू हुई, मानवेंद्र नाथ राय ने इसको मूर्त रूप दिया, किस तरह से धीमे धीमे ये विचार के रूप में आगे बढ़ रही है। सारा परिदृश्य जाकर चेंज हुआ जब विश्व युद्ध खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद समय ने करवट बदली, वैश्विक परिदृश्य बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध से यूरोप, अमेरिका, फ्रांस इन सभी देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। अब इस विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश बनाने की अवधारणा कमज़ोर हो गई। अमेरिका, फ्रांस ने भी भारत को आज़ाद करने का दबाव दिया ब्रिटेन पर। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो एटली ने इस बात को स्वीकार कर लिया और भारत में संविधान निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, यानी कि 1946 में ब्रिटिश सरकार ने जो कैबिनेट मिशन भेजा था उसमें 3 मेंबर थे। पहला पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत सचिव थे। दूसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर जो कि उस समय मंत्री पद पर थे। इन्हीं 3 लोग के ग्रुप को कैबिनेट मिशन कहा जाता है और यह 1946 में आया था। और वैसे भी एक बात जान लीजिए कि जो क्लीमेंट एटली है वो लेबर पार्टी के थे, वो थोड़ा उदारवादी थे, वे भारत को आज़ाद करने के पक्ष में भी थे। लेकिन एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि उस समय परिस्थितियां भी ऐसी विद्यमान थी कि बहुत लंबे समय तक उपनिवेश बना करके उसको संभालना अब इन यूरोपियन देशों के लिए संभव नहीं था। तो इसीलिए भारत को आज़ाद करने और भारत में संविधान सभा के निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसी कैबिनेट मिशन ने लंबे समय से चली आ रही संविधान सभा की संकल्पना को मूर्त रूप दे दिया। यानी कैबिनेट मिशन ने यह कह दिया कि अब भारत में एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी और इस संविधान सभा में भारतीय लोग ही होंगे। कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि इस संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों के
प्रतिनिधि होंगे। इन प्रतिनिधि और जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनका चुनाव यही प्रांतीय विधान सभा के सदस्य लोग करेंगे। यानी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में जो भी सदस्य जाएंगे उनका चुनाव प्रांतीय विधान सभा के सदस्य करेंगे, ना कि जनता। यानी कि संविधान सभा में जो भी लोग होंगे वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, ना कि सीधे जनता के द्वारा। इसी को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। यानी संविधान सभा में जो भी सदस्य चुने गए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू गए थे, मतलब उनको प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुन के भेजा था, ना कि भारत की जनता ने। और ये कहा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 93 देसी रियासतों के थे, 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के थे। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किसके प्रस्ताव पर हुआ, तो याद रखिएगा कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। इसके पहले आपने जो कुछ भी सुना वो एक विचार था जो आगे बढ़ते बढ़ते मूर्त रूप में लाने का श्रेय दिया जाता है कैबिनेट मिशन को। जो 1946 में चुनाव हुए थे उसके अंतर्गत संविधान सभा में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिली थीं। और 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए थे। तो इस प्रकार आप 208, 73, 15, 93 को जोड़ेंगे तो कुल 389 आ जाएगा, यानी 389 मेंबर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3 जनवरी 1947 को जब माउंटबेटन योजना आई तो माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कर दिया गया था और उसके पश्चात पाकिस्तान एक पृथक देश बन गया था। तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा में और हमारी यानी भारतीय संविधान सभा में कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो गई थी। यानी कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त हो गई थी, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए थे। तो अब जब पाकिस्तान बन गया तो कुछ लोग वहाँ चले गए, उस क्षेत्र में आ गए, तो इसीलिए हमारे भारत की संविधान सभा से बहुत से प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त हो गई। और इस प्रकार 1947 में एक्चुअल रूप में भारतीय संविधान सभा में 299 लोग ही थे, जो कि 1946 में 389 थे। तो ये संख्या 389 से घटकर 299 हो गई पाकिस्तान के बनने के बाद। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव भी थोड़ा विवादित है। वो यूँ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद जो माउंटबेटन योजना के बाद जो विभाजन हुआ है, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से उपचुनाव कराकर निर्वाचित किया गया, क्योंकि भाई पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, तो अब पाकिस्तान के क्षेत्र को भारतीय संविधान सभा में शामिल तो कर नहीं सकते थे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को जो है दोबारा मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय सीट से उपचुनाव कराकर भारतीय संविधान सभा में लाया गया। लेकिन एक समस्या आती है कि इस जो पूना था, जो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट थी, इस पर पहले किसी ना किसी का चुनाव तो हुआ ही होगा। हाँ, वो M.R. जयकर थे। यानी कि M.R. जयकर जो कि कांग्रेस के थे, वो इस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया
और इस प्रकार भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय क्षेत्र से में पुनः निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में आए। और भारत की संविधान सभा में 15 महिला मेंबर थी, यानी कि 15 महिला सदस्य थी। हालांकि ये कुछ विवादित है, कहीं कहीं 12, कहीं कहीं 10 दिया है, लेकिन जहाँ तक मैंने गूगल या अन्य जगहों पर सर्च किया है तो उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, जिसे आज हम उद्देशिका के नाम से या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि जिसे हम आज उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट कर लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ये अनुच्छेद हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। इस प्रकार ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन सदस्यों ने संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो जब भी कहा जाए संविधान कब लागू हुआ पहली बार, तो वो उसका उत्तर 26 नवंबर 1949 ही होगा। इस प्रकार एक बात और ध्यान रखिए कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन भी थे। पहले थे हरेंद्र कोमर मुखर्जी, जिन्हें आप HC मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहले यही उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन चुने गए थे। उसके बाद 16 जुलाई 1948 को VT कृष्णमाचारी को भी वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया। यानी कि इस प्रकार संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, हरेंद्र कोमर मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमाचारी। अध्यक्ष के बारे में तो आप जानते ही हैं, राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार इस लेक्चर में मैंने संविधान सभा और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। हो सकता है कुछ छूट जाएं तो उन्हें आप ध्यान दिला दीजिएगा या आप खुद ही देख लीजिएगा। मेरा यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आप स्वयं दे दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए कितने सत्र का आयोजन हुआ था, दूसरा क्वेश्चन। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ, तीसरा क्वेश्चन। तो इन तीनों का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे और जहाँ तक हो सकता है मैंने सभी तथ्यों को और व्याख्यात्मक लेक्चर भी देने का प्रयास किया है। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए है। तो यह संविधान सभा के इतिहास से संबंधित एक सारगर्भित अध्ययन है। अब यहाँ पर आप मुख्य रूप से कुछ टाइमलाइन को ध्यान रखेंगे, किस प्रकार ये संविधान सभा का विकास क्रम शुरू हुआ है। इस टाइमलाइन को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो कि स्वराज
विधेयक से शुरू होता है और आकर के 1946 के कैबिनेट मिशन पर समाप्त होता है। तो इस टाइमलाइन को आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।